नमस्कार जी, दूरदर्शन केंद्र भोपाल से मैं हूं रूपक आपके साथ में। और से हमारा देश जहां अभी भी अधिकतम लोग गांवों में निवास करते हैं, वो भी अछूते नहीं हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी नई संभावनाएं जो हमारे समक्ष आ रही हैं। एच सैफी साहब हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। साथ में डॉक्टर श्रीमती बबीता त्रिपाठी जी हैं, जो कि वेटनरी डॉक्टर होने के साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एमपी कुटकुट विकास निगम में। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हम खासतौर से आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वरोजगार की जो संभावनाएं हैं उसकी बातचीत करने वाले हैं। सैफी साहब, आपको सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, पहला प्रश्न तो यही आता है, इस पूरे दौर में, कोविड के दौर में, कोरोना के दौर में स्वरोजगार की अब क्या नई संभावनाएं सामने आती हैं केंद्र सरकार की इन नई योजनाओं को देखते हुए? देखिए, जहाँ तक कि इसका सवाल है, बहुत सारी स्कीम हमारे पहले से चल रही हैं। हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उस पर अनुदान दिए जा रहे हैं जी। अब चूंकि हमारे फोकस है, हमारे पास जो अनुभव है पिछला, उसके हिसाब से गवर्नमेंट की ज़्यादा फोकस है उसके ऊपर है कूल चेन के ऊपर। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसको हम कैसे प्रिजर्व करें लंबे टाइम तक, जिससे कि उपभोक्ताओं को भी फायदा हो और जो हमारा जो किसान है, पैदावार करने वाला उत्पादक है, उसको भी फायदा हो जी। इसके अंदर खास तौर से कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड हाउस, प्याज स्टोरेज, आपका ड्रिप एरिगेशन, इनके ऊपर हमारा सारा फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट से उसके ऊपर ज़्यादा दिया जा रहा है, ताकि लोग, किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। और इससे हमारा जो प्रोडक्ट आता है, अभी हमारे हिसाब से 30% तक जो फल सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं, है ना, इसको हम कैसे रोकें। दूसरा इसमें यह होता है कि जब हमारे पास किसान की फसल आती है तो उसको एकदम रेट, प्याज का आज देख ली 4-5 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन जब ऑफ सीजन हो जाता है तो 100 रुपये किलो तक मिल जाती है। बिल्कुल। तो ये हमारी कोशिश है कि इसको हम कैसे संरक्षित करें, प्रिजर्व करें, ताकि किसानों को भी फायदा हो और उपभोक्ता दोनों को फायदा हो। तो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, इसी की तरफ ज़्यादा फोकस है कि हम ज़्यादा ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज बनाएं, कूलिंग चैम्बर्स की बनाएं, गाड़ियाँ बनाएं, किसानों के रूट्स के ऊपर या नर्सरी पर ज़्यादा दें, जिससे कि हमारा जो वेस्ट जाने वाला प्रोडक्ट बच जाए और लंबे समय तक चले। क्योंकि हॉर्टिकल्चर के सारे प्रोडक्ट हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वो पेरिशेबल आइटम, मतलब फ़ौरन ख़राब होने लगते हैं, जिसकी हम लाइफ कैसे बढ़ाएं, इसकी तरफ सारा फोकस है। और मुझे लगता है इससे बहुत सारे नए अवसर लोगों के लिए जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत बढ़ेंगे, काफ़ी साल भर तक रोजगार। जैसे अभी अब हमारी क्राफ्ट है, जो सब्जियां हैं, ये फल हैं, तो सीजनल होते हैं जी। सीजन के बाद किसान बैठा रहता है, कुछ नहीं होता। अगर हमारा ये प्रोसेस हुआ, कूलिंग चैम्बर वगैरह बने, तो इससे लंबे समय तक किसान को रोजगार मिलेगा और अपने ही घर में, अपने खेत में वो लगा रहेगा और उसका अच्छा अधिक फायदा मिलेगा। बहुत अच्छे, हम और जानकारी आपसे लेंगे। मैडम से थोड़ा जान लेते हैं। मैम, खासतौर से कोविड-19 का ये जो पूरा दौर है, इसमें पशुपालन विभाग की क्या भूमिका रही है? क्या जी, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है सर। वर्तमान में हम देख रहे हैं 2-3 महीने से कि सारे गवर्नमेंट ने सारे उद्योग धंधे बंद करने के लिए आह्वान किया था, परंतु इस समय भी डेयरी और हॉस्पिटल और एग्रीकल्चर, ये व्यवसाय बंद नहीं हुए। इससे हम इनकी महत्व को समझ सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट है। और हमारा देश इतनी मुश्किल परिस्थिति से भी जूझ लिया और उसको फेस कर लिया इन एग्रीकल्चर और वेटनरी के ऊपर डिपेंडेंट होकर। तो इससे हमें इसके महत्व तो समझ में आ ही रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको समृद्ध करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और सुंदरता ये है कि इस पूरे 2-3 महीने के दौर में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लोगों तक दूध पहुंचे, चीजें पहुंचे, वो और उसमें आपके विभाग का बहुत बहुत अहम योगदान है। धन्यवाद भी देंगे। लेकिन सभी साहब, आप हमको अगर बता सकें, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की बातचीत हम सुनते रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में क्या युवाओं के लिए अब इस दौर में कोई विशेष अवसर है? बिल्कुल, निश्चित रूप से है। दरअसल हार्टिकल्चर, मॉडर्न हार्टिकल्चर के ऊपर यूज़ किया जा रहा है जी। जो किसानों की ज़मीनें कम होती चली जा रही हैं जी, तो कम ज़मीन पे ज़्यादा उत्पादन लेना, कम ज़मीन पे ज़्यादा रोजगार का निर्माण करना, ये हार्टिकल्चर मिशन की उद्देश्य है जी। इसमें हम लोग खास तौर से जैसे पॉली हाउस का निर्माण, जो पहला क्वेश्चन ये आता था कि पॉली हाउस क्वेश्चन कर रहा था कितनी ज़मीन लगेगी, तो मैं किसान भाइयों को, आमजन को बताना चाहूँगा कि पॉली हाउस के लिए ज़मीन एकड़ में नहीं ज़रूरत पड़ती, स्क्वायर मीटर में ज़रूरत पड़ती है। मतलब
500 स्क्वायर मीटर है, 1000 स्क्वायर मीटर है, 2000 स्क्वायर मीटर इसमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब 1 एकड़ का 8 व 10 50 बात हुआ है। तो जो कम से कम जिसके पास ज़मीन है वो भी पॉली हाउस का निर्माण करके अपना आय बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन ले सकते हैं। पहला। दूसरा हमारा जो आज के है, हम कैसे पानी को बचाना। जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का एरिया बढ़ता जा रहा है तो पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि पानी कम होता जा रहा है उस पानी के कम से कम यूज में हम अधिकतम उत्पादन लें, उसके लिए हम मल्चिंग। किसान भाइयों के लिए बताना चाहूंगा मैं, ड्रिप का इतनी अहमियत है आज के ज़माने में कि उसके पहले कभी नहीं थी। जैसे आप फ्लड इरिगेशन देते हैं, उससे अगर 1 एकड़ में सिंचाई करते हैं जितने पानी, उतनी ही पानी से आप 8 से 10 गुना तक सिंचाई कर सकते हैं। क्या बात है जी। और उससे आप दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप ड्रिप से मल्चिंग यूज करते हैं तो आपके खरपतवार का जो खर्च निकालने खर्च वो बच जाता है जी। जमीन में जो खरपतवार अपना न्यूट्रिशन यूज करते हैं वो बच जाता है। तो इससे जबरदस्त फायदे हैं। तो हम लोग किसानों से यही कहेंगे। मुझे लगता है खासतौर से अब जब वर्षा ऋतु बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी हुई है जी, तो जल संचय बहुत उपयोगी होगा यहाँ। बिल्कुल पक्की बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ खेतों के अंदर निर्माण है, खासतौर से सरकार की तरफ से इसमें अनुदान दिया जाता है। 10 एकड़ तक के तालाब बनाए जाते हैं, छोटे छोटे मेर बनाए जाती है, उसके पानी को संजो के रखें किसान। और जहाँ उनका ढाल के आखिरी तरफ है, किसान भाई खुद भी अगर चाहें तो कुछ 1-1 फीट का मेड़ के आखिरी खेत के पर खोद के उसके पानी को दिन रक्षा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि भूमि का जल स्तर बढ़े। बहुत अच्छे। मैडम, एक बड़ा बेसिक सवाल जो हमारे जहन में आता है, पशुओं के संदर्भ में बीमारियों की बड़ी एक समस्या रहती है। जी जी। 2-3 बीमारियां जो मेरे रिसर्च में मुझे समझ में आई कि एफएमडी है, ऐसे कुछ और डिजीजेस हैं और इनके कारण हमें काफी नुकसान होता है। तो इनकी वैक्सीनेशन को लेकर, इनको रोकथाम को लेकर कोई योजनाएं, कोई जी, अगेन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जो सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। क्या है कि हमारे देश में, देश का मिल्क उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन सबसे टॉप पर है इंटरनेशनल लेवल पर, पूरे विश्व में। जी हाँ। अरे क्या बात। पर इसके बाद भी हमारे यहाँ मुख्य व्यवसाय मिल्क को नहीं माना गया है और डेयरी फार्मर एकदम मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह पा रहे। ये एक साइड का ही बिजनेस माना गया है। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। उसका कारण ये हमारे यहाँ 2 डिसीज चल रही है, एफएमडी, फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस। ये ब्रुसेलोसिस डिसीज जूनोटिक भी है, इसलिए ये ज़्यादा सीरियस है। तो इसके कारण हमारे यहाँ का मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क का जो प्रोडक्ट हैं जो बनते हैं वो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण क्वालिटी भी और क्वांटिटी दोनों में ही इसका जी उसमें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन डिसीज के कारण, जिस कारण क्या हो रहा है कि मिल्क की खपत उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। जब खपत ज़्यादा नहीं हो रही है तो उनको मूल्य उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, जितना उनका लागत है उतना मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो ये इन डिसीज़ को एरेडिकेटेड करना इंडिया से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया, NEDCP प्रोग्राम। इसका नाम है नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें FMD का वैक्सीनेशन 5 साल तक लगातार होगा और ब्रुसेलोसिस का भी होगा, जिसके कारण इंडिया में ये FMD और ब्रुसेलोसिस की जो बीमारी है ये टोटली खत्म हो जाए और हमारे यहाँ का मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को एकदम हेल्दी माना जाए और ये एक्सपोर्ट करें। तो क्या इसमें सरकार की तरफ से कोई अनुदान या ये जो खर्चा होगा? टोटल फ्री है, टोटल फ्री है दोनों वैक्सीन। FMD साल में 2 बार लगाई जाएगी और ब्रुसेलोसिस 4 से 6 महीने के हीफर बछिया में 1 बार लगाई जाती है जीवन में। जी। तो लोगों को कैसे मालूम पड़े कि ये सुविधा उपलब्ध है और आवश्यक है? सर ये जो हमारे हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इसका प्रचार प्रसार करते हैं। इसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए इसके प्रचार प्रसार के लिए। बाकी हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो तो करते ही हैं। जी। और मुझे निश्चित रूप से अगर ये बढ़ेगा तो किसानों की आय भी बढ़नी है। डेफिनेटली। अच्छा सर, इस पूरे दौर में, कोविड में, हमने देखा बड़ा मुश्किल दौर रहा है। किसान ही क्यों, मजदूर भी हैं, गरीब लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों से लगातार पैदल चलकर, बसों से, अलग अलग माध्यम से गांवों की ओर जा रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। और ऐसे में एक और बड़ी समस्या भी उत्पन्न हो गई है कि अब आय का क्या साधन होगा। तो क्या मनरेगा जैसी किसी योजना के तहत कोई भी ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि उन लोगों को, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लोगों को कुछ काम दिया जा सके? हम बिल्कुल सर, इसमें 2 चीज़ें हैं जी। एक तो क्या है, हमारे किसान जो भी मजदूर वर्ग का है उसके पास ज़मीन कम है जी या नहीं है और रोजगार गांव में होते नहीं जी। इसकी वजह से लोग पलायन करके बड़े शहर हो जाते। जो वर्तमान पोजीशन में ये हो रहा है कि वो किसान मजदूर जो भी अपने गांव में आ रहा है जी। अब इसके बाद 2 ऑप्शन है। सरकार ने यह किया है कि हमारी जो शासकीय नर्सरियाँ यह काम है, तो हॉर्टिकल्चर विभाग के अंदर उनसे तालाब का निर्माण करवाया जा रहा है मजदूरों से। नर्सरी के अंदर जो पौध उत्पादन प्रोग्राम है उसका सहयोग लिया जा रहा है। उनको बाकायदा जो शासकीय मनरेगा के दर है उसको उस हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, उसको कर सकते हैं। और वहाँ पे अपने जो हर लगभग मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में एक नर्सरी है जी या आसपास है, तो वो संपर्क कर लें
और हर जगह ये हमारा काफ़ी बहुत प्रोग्राम चल रहा है। मनरेगा के तहत उत्पादन किया जाएगा, उसका पौधरोपण की तैयारी की जा रही है, गड्ढे के खोदना, गड्ढे पौधा लगाना, तो ये उनको कम से कम इतना रोजगार मिलेगा कि वो आप सर्वाइव करेंगे निश्चित रूप से। और इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है? जी, वो ट्रेनिंग भी मिल जाती है, साथ साथ वहाँ पे उनके एक अपने आप जो एक ग्रुप में काम करते हैं तो अपने आप भी कहा जाता है कि हमको ये करना है, ये करना, मुझे सिखा दिया जाता है। और वैसे भी बहुत हाई स्किल्ड शायद ये काम। और जहाँ तक उनकी अपनी पर्सनल पारिवारिक जरूरत पूरा करने की सब्जी वगैरह के लिए, तो शासन के द्वारा एक स्कीम है, मिनी किट्स सब्जियों का दिया जाता है। उस सब्जी के मिनी किट के अंदर हर वैरायटी के आपके अभी खरीफ के सब्जियों के बीज होंगे, रबी के होंगे, तो वो अपने आंगनबाड़ी के अंदर सब्जियों को लगा के अपने परिवार की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं और अच्छा सब्जी मिलेगी। उनको श्योर रहेगा कि उनको ज़्यादा उनके अंदर कुछ बीमारियां नहीं है, कुछ अंदर कुछ जैविक की तरह उसको उपयोग कर सकते हैं। और एक्सेस में हो तो उसको बेच भी सकते हैं। रहा सवाल पानी का, तो अभी बारिश का मौसम है, अब काफ़ी अच्छा वह है, पानी की बाहर से अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका फ़ायदा उठाएं और वो अपने मिनी किट्स लेकर अपने सब्जियों का उत्पादन अपने घरों के अंदर लें और रोजगार के लिए नर्सरी को संपर्क करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या इनके कोई जॉब कार्ड वगैरह बन रहे हैं इसमें? बिल्कुल, जॉब कार्ड बनते हैं, सबके बन रहे हैं, हर जगह अपने हर जिला पंचायत में, अपने ग्राम पंचायत के अंदर जॉब कार्ड बनते हैं, वो रजिस्ट्रेशन होता है और आपको उनको रोजगार मिलता है। और जो लोग रास्ते में रुक गए हैं वो उनके लिए शहर से गए, गांव पहुंचे नहीं, जी जी, वो उनके लिए भी है कि वो सब जो है ना, जहां आप जहां पे हैं वो रोजगार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा, निश्चित रूप से उनको मिलेगा रोजगार। और अगर किसी के पास जमीन कम है, बहुत ज्यादा भूमि नहीं है, तो क्या वो नर्सरी के व्यवसाय में बिल्कुल नर्सरी की व्यवस्था हो सकती है। नर्सरी की कम से कम 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है, संसाधनों की जरूरत। लेकिन इससे अच्छा अगर आपके पास कुछ करना चाहते हैं, पानी वगैरह है, तो आजकल हम लोग हाईटेक हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। जिसके अंदर पॉली हाउस का निर्माण किया जा रहा है, नेट हाउस का निर्माण किया जा रहा है, कोल्ड स्टोरेज का लिया जा रहा है। इन सबके लिए गवर्नमेंट से अनुदान भी मिलता है, साथ में बैंकों से लोन भी। बिल्कुल। तो मतलब कम से कम जमीन पे आप लेके अपनी चॉइस करके उसको ले सकते हैं और अपना उसका ग्रेडिंग हाउस का निर्माण किया जा रहा है, प्याज हाउस का है, प्याज हाउस का अभी बना के उसके अंदर कम से कम 6 महीने से ले 1 साल तक उसको अपना संरक्षित कर सकते हैं और अब जब अच्छा रेट मिल जाए उसको दे सकते हैं आप। बिल्कुल। और हम श्योर इसके लिए कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती होगी, क्या ज़मीन होगी या किस तरीके की ट्रेनिंग होगी या एजुकेशन होगी, कुछ है ऐसे बेसिक? जी बिल्कुल, हर हमारे जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे हर ब्लॉक में, मध्य प्रदेश के हर एक ब्लॉक के नर्सरियाँ हैं, वह समय समय पर किसानों की, मालियों की ट्रेनिंग होती रहती है। तो वो आप सतत संपर्क में रहे अपने उद्यानिक विभाग के अफसर से, वहाँ से ब्लॉक स्तर से, और वहाँ से वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम लेके तो उसको अपनी वहाँ से सारी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से वो ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं। और ख़ासतौर से जो ट्रेनिंग में उनको सिखाया नहीं जाता, बल्कि उनको एक मोटिवेशन देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, जहाँ पे किसान अच्छा उत्पादन ले रहा है या गवर्नमेंट की संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, वो उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है ले आकर, वो सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है उसके अंदर, और उनको देख के वो अपने। और ये कितने लंबी ट्रेनिंग होती है? बहुत वो 1 हफ्ते से 2 दिन से लेके 1 हफ्ते तक की रहती है। बड़े प्रदेश के बाहर भी जाते हैं, प्रदेश के अंदर भी जाते हैं, प्रदेश के अंदर भी जाते हैं, हर तरह से जिला स्तर पर ये जिला स्तर भी होती है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर संपर्क में। इसकी बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शक चाहें तो वो स्क्रीन पर वेबसाइट भी हम फ्लैश कर रहे हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। सबसे मैं इस पर कहना चाहूँगा, उनसे अगर उनको इतना ज़्यादा किसानों का नहीं, तो आप हमारे यहाँ बार दोहरा रहे उस चीज़ को कि हमारा विकास खंड के अंदर एक हमारा अधिकारी है अपॉइंटेड नर्सरी के अंदर, जिले के अंदर सहायक संचालक कार्यालय या उप संचालक कार्यालय उद्यान स्थापित है। यहाँ आप जाएं, वहाँ पे आपको सारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और अपना वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपने जो भी आपको लगता है जिसमें आप कर सकते हैं, उस योजना का आप ले सकते हैं। बिल्कुल। मैडम, आपसे मुखातिब होगा दोबारा से। दुग्ध उत्पादन की बात हमने कर ली और बीमारियों की बात हमने कर ली, लेकिन अब इस दूध के इसका संग्रहण हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, उसकी कोई व्यवस्था? बिल्कुल जी, सरकार ने इसमें कोविड-19 में बजट का प्रावधान किया है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग जगह जगह पर गांव में पंचायत लेवल पर मिल्क प्रोक्योरमेंट सेंटर, मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर, मिल्क चिलिंग सेंटर खोलेंगे, इसके प्रस्ताव देंगे ताकि जो मार्केटिंग में किसान भाइयों को दूध की मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं आए, वो वहीं के वहीं अपने गांव में अपना दूध को सेल कर सके और उसको चटमुट बने। हाँ, नए जॉब की डेफिनेटली जब सेंटर खुलेंगे तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लोगों के लिए जॉब मिलेंगे। जी। अच्छा, इसके साथ साथ नस्लों की बात भी अलग अलग की जाती है। जी। कुछ जो कि नेटिव नस्लें हैं, देसी जिनको हम कहते हैं, कुछ जो बाहर से आए हुए हैं या जिनको हम हाइब्रिड कहते हैं, ऐसे भी कुछ अवेलेबल है। एक तो इनके भेद की बात हो जाती है और इनमें से ज्यादा अच्छी उत्पादकता किसकी है, यील्ड अच्छी किसकी है, और सेहत के हिसाब से हमारी भी और पशुओं की सेहत के हिसाब से। थोड़ा परवेसिव और बड़ा क्वेश्चन हो गया यार। कोई बात नहीं, इसमें 2 तरीके के ब्रीड रहते हैं देश में अपने यहाँ।
कि एक्जोटिक ब्रीड है जिसमें HF हरियाणा, जिसमें HF जर्सी रहती हैं, और इंडिजीनस ब्रीड तो बहुत सारी हैं, साहिवाल गिर, मालवी, कैन कथा, जिसमें साहिवाल गिर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे देश में दोनों नस्लों का संवर्धन हो रहा है साइड बाय साइड, है ना। एक कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम चल रहा है जो कि मध्य प्रदेश कुक्कुट विकास निगम में अच्छे नस्ल के बुलों को पाला जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस भी किया जाता है, हमारे यहाँ भोपाल में ही होता है स्टेट में, और इनसे अच्छे नस्ल का सीमेन कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, और उनसे कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है गायों में, ताकि हाई प्रोडक्शन के संतति उत्पन्न हो, जिसमें ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हो। एक प्रोग्राम ये चल रहा है, और साइड बाय साइड हम लोग एक देसी नस्ल के कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हम नंदी और मुर्रा पाड़े सप्लाई करते हैं ग्राम पंचायतों में, ताकि वो दूसरे वहाँ की गायों से, भैंसों से ब्रीडिंग करें और अच्छे नस्ल के गाय भैंसे वहाँ पर उत्पन्न हो, जिनका अच्छा प्रोडक्शन हो। एक्चुअली हम लोग ब्रीडिंग को पूरा कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, ताकि नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल कम से कम प्रोड्यूस हो। तो इस तरीके से दो प्रोग्राम चल रहे हैं, कंजर्वेशन इंडिजिनस ब्रीड और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो कंजर्वेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक अपना इंपॉर्टेंस है, उससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और कंजर्वेशन ऑफ ब्रीड से एक अपना प्रोडक्शन है, क्योंकि देसी नस्ल के मिल्क की जो क्वालिटी होती है वो विदेशी से ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा सुनने में आया। एंटी कैंसरस एलिमेंट भी उसमें होते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है। तो इसलिए हम अपने देश में दोनों चीज़ों का साइड बाय साइड उसको बढ़ा रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि किसान समझें कि देशी से क्या फायदा है और विदेशी से क्या फायदा है जी। तो इस तरीके से दो ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, ताकि एक्जोटिक भी जो ब्रीड है उसका को भी बढ़ावा मिले और देसी को भी बढ़ावा मिले। सफी साहब, हम हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे थे और एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की बात हमने पहले भी छेड़ी थी, लेकिन मुद्दा ये है कि एक तो पूरे देश के व्यापक नजरिए से स्कीम बनाई जाती है, दूसरा हर प्रदेश में उस स्कीम को थोड़ा सा परिवर्तित किया जाता है वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से। सो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखेंगे तो क्या देखिए, दो चीज़ें हैं जी। ये इसका जो एलोकेशन है वो राज्य स्तर पे ही होता है जी। जैसे हमारा कह देंगे फूलों का उत्पादन, पॉली हाउस के अंदर जो क्योंकि पॉली हाउस को हर जगह सब्सिडी दी जाती है, स्क्वायर मीटर में बनते हैं, 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, क्या उत्पादन लेना है वो वहाँ की लोकल की आवश्यकता के आधार पर चयनित किया जाता है। बड़े शहर हैं उनके अंदर फूलों की डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे फूलों का उत्पादन किया जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन, हाई टेक्नोलॉजी के अंदर होता है, जिसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहती है। उसके अंदर फूलों का उत्पादन जो आप देख रहे हैं, ग्रेवलाई है, जरबेरास हैं, डच रोजेज हैं, ये सब पॉली हाउस प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल। तो हमारी आसपास की एक ज़रूरत है उसके हिसाब से किया जाता है। और दूसरा बाहर है, जब हम फूलों की तब्दीली ला पाते हैं, वहाँ सब्जियों का उत्पादन लिया जाता है। सब्जी क्या है, आसानी से ट्रांसपोर्ट भी इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, फूलों को थोड़ा ज़्यादा रखना है। और सैफी साहब, क्योंकि ये कोरोना का जो संकट काल है, इसमें ये उसको कीटाणुओं से मुक्त रखना, जी जी, शुद्ध रखना भी बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, इसलिए वो तो हमेशा ही कोशिश की जाती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम से कम उसके अंदर केमिकल्स यूज़ किए जाए, जिससे कि मगर संक्रमण से बचाने के लिए भी कोई अभी विशेष रूप से बताया जाए? खास तौर से पॉली हाउस जो है ना, पहला हम लोग ओपन एयर करते थे, पॉली हाउस का निर्माण करते, आजकल हम फेन पेड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। फेन पेड के अंदर 100% आप कंट्रोल कंडीशन में था, मतलब चारों तरफ से बंद रहता है। अच्छा। उसके अंदर बाहर से अंदर से कोई या तो कोई वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट अंदर नहीं आ सकता, आपकी पूरी कंट्रोल में रहता हो। तो आप उसके फैन पेड हाउस के अंदर निर्माण करते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर आसानी से फ्री फ्रॉम एनी इंसेक्ट या डिजीज आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। जी। और कुछ छिड़काव वगैरह विशेष रूप से किया जाता है? छिड़काव तो चूंकि प्रिकॉशन ही किया जाता है, लेकिन हम लोग इतना बहुत माइल्ड है, हल्के किया जाता है। हमारे किसान भाइयों के हमें देखा है, हम लोगों का एक अनुभव है कि छिड़काव दवाइयों को तब शुरू करते हैं जब हमारा उनका जो इल्ली है वो आंखों से दिखने लगे। अच्छा। ये गलत है। जी, जी। जैसे एक बच्चे का टीकाकरण बचपन से शुरू कर दिया जाता, अगर ऐसी फसलों का हल्की दवाइयों का यूज़ करें तो उसमें चूंकि पैदा ही नहीं होगा कि अपना जो कीड़ा अंडा ही नहीं देगा, तो हैचिंग नहीं होगी, तो आपको फसलों को नुकसान नहीं होगा और किसानों को भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए जब फलों की स्टेज आएगी, एक तो पौधे की बढ़वा रहती है, उसका फल आना शुरू कर, हम लोग जब फल आना तब दवाई डालना शुरू करते हैं, ये गलत है। तो अगर वो शुरू से दवाई डालना शुरू कर दे हल्की 10 दिन के अंतर से, 15 दिन के अंतर से, तो उनको नुकसान नहीं होगा और हमारा जो फल आएगा वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के रहेगा और आपको अच्छा रेट देगा, अच्छी क्वालिटी देगा। बहुत अच्छे। मैडम, आपसे कुछ एक मैं जब बातचीत हुई पहले भी, तब मैंने शब्द सुने थे
जिनको आपने कहा था लाइव स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी फंड को लेकर कुछ जिक्र किया था आपने, आप थोड़ा विस्तार में अगर मेरे दर्शकों को आप बता सकें तो। सर मैं पहले भी बता चुकी हूँ अभी कि हमारे यहाँ जो लाइव स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कोविड-19 में गवर्नमेंट ने प्रस्तावित किया है, उसमें हम लोग गांव में हर जगह हर पंचायत लेवल पे मिल्क प्रोक्योरमेंट सेंटर, चिलिंग सेंटर और मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर इनको खुलवाएंगे और जिससे जो एनिमल से जो मिल्क प्रोड्यूस हो गाँव कृषकों का वो सही जगह पे मार्केटिंग हो, कलेक्ट हो, उसका स्टोरेज हो, वेस्टेज नहीं आए। और इन सारी चीज़ों में क्या युवाओं में खास तौर से आरक्षित वर्ग के लिए SC/ST कैटेगरी नहीं, अभी गवर्नमेंट ने कोई डिक्लेयर नहीं किया जी। और पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से पशुपालन, जी हाँ, पशुपालन की तरफ से नहीं, इसमें लोन ही मेरे को जहाँ तक नॉलेज है लोन का ही प्रावधान है। सर आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ऐसे कोई विशेष सीधा लाभ नहीं दिया जा रहा किसानों को या पैसा नहीं दिया था, वही है कि हमारे जो स्कीम्स हैं उसके अंदर लोन की मात्रा बढ़ाई गई है, सब्सिडी अनुदान बढ़ाए गए हैं, स्कीम बढ़ाई गई ताकि पहले टारगेट कम थे अब टारगेट ज़्यादा किए जा रहे हैं। अच्छा। ये इनडायरेक्ट फायदा दिया जा रहा है, लेकिन उसकी सहूलियत है कि अगर पैसा नहीं था बैंक से लोन ले सकते हैं, अनुदान दिया जा रहा है और इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बढ़ाए जा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका अनुभव लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि अभी इतना पूरा परिदृश्य बदल रहा है, हमारे जीने के तरीके बदल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आप बागवानी में कुछ और पॉसिबिलिटीज देखते हैं, संभावनाएं देखते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से देखते हैं, इसलिए कि जहां किसानों में आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारी कृषि की होल्डिंग एरिया कम होता चला आ रहा है जी। और हमारे जो हॉर्टिकल्चर है सॉलिड क्रॉप्स हैं, चाहे फलोत्पादन ले लीजिए आप, चाहे सब्जियों का उत्पादन ले लीजिए, चाहे जो हमको जरूरत है जो प्रोडक्ट हमारा तैयार हो उसको एक लंबे समय तक आपको सजो कर रखना है, जिससे कि हमको अच्छा रेट मिले, किसानों को ही फायदा हो और जो ग्राहक है उसका ही फायदा हो। तो ये इसके ऊपर ज़्यादा जैसे कोल्ड स्टोरेज के ऊपर काफ़ी अनुदान दिया जा रहा है, ग्रेडिंग के ऊपर लोग पसंद नहीं करते थे, किसानों के अंदर ग्रेडिंग हाउस का पैसा अनुदान पे बनवाया जा रहा है, वो अपने ग्रेडिंग करके वहाँ लेके आ सकते हैं, पैकेजिंग हाउस के ऊपर पैसा दिया अनुदान दिया जा रहा है। तो वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करके वो जब मार्केट में किसान लाता है तो सारे प्रोडक्ट लेके आता है, तो जो मंडी के ब्रोकर्स हैं उनको उसको देख के मार्केट उसको कम मिलता है, लेकिन अगर हम उसको वही पैकिंग हाउस बनाए, अच्छे पैक करें, ग्रेडिंग करके लाएं तो उसके निश्चित रूप से अच्छा रेट मिलता है। तो इसके ऊपर सरकार का काफी जोर है और इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और वो ब्रीडिंग के पैरामीटर्स और सब व्यवस्था इवन बनाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है कि आप बनाया था ना उसके लिए कर सकते हो। और इसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें भी जैसा आपने पहले भी बताया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको पाउडर बनाकर बेचा जा रहा है, प्याज का, लहसुन का पाउडर बन रहा है, टमाटर सुखा के दिया जा रहा है, तो इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, ट्रेनिंग दी जा रही है। बाकी अब छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री के ऊपर बनाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जितने है ना जेम, जेली, मुरब्बा इसके ऊपर दिया जा रहा है, आलू की चिप्स बनाई जा रही है, केले की चिप्स बनाई जा रही हैं, और प्याज के लिए आपको लॉन्ग लाइफ बनाने के स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, केले कूलिंग राइपनिंग चेम्बर के ऊपर अनुदान दिया जा रहा है ताकि वो लंबे समय तक जो अभी जो अनस्किल्ड पर्सन है और जो केले को या आमों को पकाते हैं वो इससे कार्बाइड से पका लेते हैं, जो कि दोनों के लिए नुकसान है, उनके लिए भी और जो खाता है उसके लिए भी। उसकी जगह राइपनिंग चेम्बर पर जोर दिया जा रहा है ताकि एक यूनिफॉर्म हो, कम से कम केमिकल फलों के टच में आए, सिर्फ गिस से ही पक जाए। अभी क्या किया जाता है, जो हमारे ट्रेडिशनल है वो केला या आम लेके आते हैं और सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसको डिप करके उसको रख देते हैं और पक जाता है। तो चूंकि उस पर केमिकल डायरेक्ट फलों के टच में आया, इसलिए वो आपका कहीं ना कहीं रेसिडुअल इफेक्ट्स आता है और इंसानों को नुकसान करता है। लेकिन राइपनिंग चेम्बर जो उसमें गैस से पकाया जाता है, अच्छा, उसी केमिकल को लेके करते, जिससे फलों के टच में डायरेक्ट केमिकल नहीं आता है, वो पक जाता है और शानदार पकता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो इस पर अनुदान दिया जा रहा है बनाने के लिए। वो हानिकारक नहीं है, बिल्कुल कहीं से हानिकारक नहीं है ना, और काफी अच्छा है, तो इस पर सारी स्कीम है। और उसमें लोग, तो इन सब की ट्रेनिंग के लिए क्या कृषि विज्ञान केंद्र या ऐसे कोई केंद्रों में दी जाती, कहाँ पर ये ट्रेनिंग होती है? जी बताया, हमारे मध्य प्रदेश में हर जगह एक हर साल नर्सरी के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, राज्य के बाहर उनको किसानों को ले जाया जाता है, और हर जिले में एक सहायक संचालक कार्यालय स्थापित है, उप संचालक कार्यालय स्थापित है, हमारा संचालक डायरेक्टरेट भोपाल के अंदर स्थापित है, और हर विकास खंड में नर्सरी स्थापित है, वहाँ पर हमारा अमला तैनात है। वहाँ संपर्क करके सारी योजनाओं को आप अध्ययन करके, और जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, रुचि हो, उसमें आपका पंजीकरण करवा के आप उसका योजना का फायदा ले सकते हैं। कोई फी वगैरह नहीं, कुछ नहीं, फ्री है, सब अनुदान है, सब। आपको लगता है हमारे पास इतनी जमीन है या संसाधन हमारे इतने हैं, उसका ले सकते हैं, उसका पंजीयन करवा के इसका लाभ ले सकते हैं। और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी बेशक इंस्टीट्यूट किया जाता है, विज्ञान केंद्रों में भी किया जाता है, खासतौर से विभाग की तरफ से वो किया जाता है, उसका फायदा ले सकते हैं।
और इस तरीके की कोई योजनाएं क्या आपके विभाग में भी है? डेफिनेटली मतलब ब्रीडिंग को ले लें या दूसरे स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। जी पशुपालन में भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिससे किसान गरीब मजदूर लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। काफी दिनों से चल रही हैं और अब तो और भी ज्यादा कोविड-19 में चलेंगी। जिस तरीके से हमने पशुपालन का इम्पोर्टेंस देखा, हमारे यहाँ एक तो आचार्य विद्यासागर स्कीम चल रही है मध्य प्रदेश में, जिसमें हम जिस किसान भाई के पास 1 एकड़ ज़मीन है उनको 5 गाय भैंसे दिलवाते हैं, और जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है उसको 10 गाय भैंसे दिलवाते हैं। इसमें 25% सब्सिडी रहती है गवर्नमेंट की जनरल के लिए, और ST/SC के लिए 33% सब्सिडी रहती है। इसका ऑब्जेक्ट भी रहता है कि किसान अपना इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने। दूसरी स्कीम हमारे यहाँ छोटे छोटे किसानों के लिए है 10+1 बकरी इकाई का हम लोग वितरण करते हैं। उसमें भी 25% सब्सिडी जनरल वालों के लिए, 50% सब्सिडी ST/SC के लिए। इसका ऑब्जेक्ट भी है कि बकरी पालन से जो गरीब किसान भाई हैं वो आत्मनिर्भर बने। मजदूर लोग भी ये काम कर सकते हैं, उनको बाहर अपने गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो पशुपालन करके अपने गांव में भी जीवन यापन कर सकते हैं। मालूम पड़ा बीच में गौशाला पर भी काफी जोर सर अभी मैं योजनाओं को डिस्कस करना चाहती हूँ। तीसरा बकरा पालन योजना है, जहाँ हम प्रदेश में सभी जगह जमुनापारी अच्छी नस्ल का बकरा बांटते हैं किसानों के लिए। वो भी सब्सिडी के आधार पर 80% सब्सिडी, 20% वो देता है, जिससे कि जो उनके यहाँ की बकरियाँ हैं वो जमुनापारी जो उन्नत नस्ल का जो बकरा है उससे ब्रीडिंग करके अच्छी नस्ल की बकरियां पैदा हों और वो और भी ज़्यादा उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल चले। और इसके बाद पोल्ट्री पर भी हमारे यहाँ बहुत योजनाएं हैं, जिसमें हम लोग 40 चूजे बांटते हैं। 40 चूजे गरीबों को बांटते हैं, किसान भाइयों को जो BPL से नीचे हैं उनके लिए, ताकि वो पोल्ट्री फार्म से अपना छोटा सा पोल्ट्री फार्म एस्टेब्लिश कर सकें। कड़कनाथ चूजे भी हम लोग बांटते हैं। आजकल आपने कड़कनाथ का सुना होगा, मध्य प्रदेश की ब्रीड है ये, हाई न्यूट्रिटिव है, इसका प्रोटीन परसेंटेज और आयरन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा इससे प्रोड्यूस होती है यदि कोई इसका सेवन करता है तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट स्कीमें हैं, छोटी छोटी योजनाएं हैं। जिसमें शॉर्ट में चाहूँगा क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, गौशाला को लेकर आप कुछ हमको बता रही थी, अगर वो बता सके। हाँ, प्रदेश में, अपने देश में इस समय गौशालाओं की बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है, जो कि अभी सॉल्व करने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, पर पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है। उसका बेसिक कारण ये है कि जो निराश्रित पशु हैं उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है और उस पर सामान्य जनता उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। तो उसके लिए हम लोग पशुपालन की तरफ से प्रस्ताव बनाने वाले हैं कि जो भी गौशाला हैं एस्टेब्लिश हो रही हैं, नई नई जो गवर्नमेंट बना रही है, उसमें जो गोसेवक भाई हैं जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है, उनको गौशालाओं में पदस्थ करें डेली वेजेस पे। तो उनको एक्चुअली उनको हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो उनको गायों के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी है। थोड़ा सा हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी सिखाया, मैनेजमेंट भी सिखाया, उनको चारा वारा सब ट्रेनिंग दे के भेजते उनको। तो 300 रुपये पर डे के हिसाब से डेली वेजेस पे हर गौशाला में एक उसको गोसेवक को रखा जाए। फिर गोसेवक को हम लोग गाइड करेंगे कि आप जो भी गोबर मूत्र जो भी गायों का कलेक्ट हो रहा है उससे फर्टिलाइजर बनाएं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिससे हमारे एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट मिलेगा और गौशालाएं इंडिपेंडेंट बनेंगी। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की कमर्शियल वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करते, नहीं उसका बनाते, तब तक उस चीज़ की वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो गौशाला का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको इंडिपेंडेंट बनाए गौशालाओं को, और वो अपन गोबर और मूत्र से ही बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ गौशालाओं में निराश्रित पशु होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन तो वहाँ होता नहीं है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि गौशालाओं में भी एक टेक्निकल ट्रेंड किसी को रखें, ताकि वो हम लोग की गाइडेंस पे गौशाला चलाए, वहाँ पे चारा उत्पादन करे, गोमूत्र और इनको कोऑर्डिनेशन हो, और अभी वही बेहतर तरीके से कर सकते हैं और ये देश में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है हमारे निराश्रित गायों की। जी अच्छा, मैं तो एक लाइन में तो एक उत्तर दोनों से ही चाहूंगा कि अलग अलग लेवल्स पर, चाहे वो जिले के स्तर पर हो या ब्लॉक के स्तर पर हो, हर लेवल पर कैसे एक आम आदमी, किसान, वो लोग जो हमको इन योजनाओं के बारे में बता सकते हैं या किसी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है? कहाँ मिल सकते हैं? मैंने बताया ना आपको कि हमारे लगभग हर विकास खंड के अंदर नर्सरी स्थापित है उद्यानिकी विभाग की, वहाँ पे पूरा अमला है, वहाँ आप जाके संपर्क कर सकते हैं। पहला। दूसरा, अगर जिला स्तर पे तो हमारे हर जिले में एक उप कार्यालय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, योजना का लाभ सकते हैं। तीसरा, हमारी वेबसाइट है हॉर्टिकल्चर की, www.horticulture.mp, वहाँ उस खोल के आप योजना का फायदा ले सकते हैं। और आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो डायरेक्टेड में हमारा संचालनालय भोपाल में स्थापित है, वहाँ के संपर्क कर सकते हैं, उसका नाम है। तो आपको हर जिस लेवल पर चाहिए वहाँ अनुमान है, लेकिन ये पक्का है कि लोग, हमने देखा है कि
रहते वो एमपी में, भोपाल में है, और किसान की बात करते हैं वहाँ पे नरसिंहपुर की जी। अगर आपको शॉर्ट करना है तो हमारा हर जिले के जो जिला है उसी पे वही कार्यालय संपर्क करें, वो उसकी योजनाओं की जानकारी देगा आपको, उसके पास जो योजना है उसका लाभ देगा, वहीं से फॉर्म होगा। जितनी भी सब्सिडी है, अनुदान है या योजना है, वहीं से संचालित होंगी, ना कि राज्य स्तर पर। राज्य स्तर से आपको जानकारी मिल सकती है, इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ जिला स्तर उसी स्तर पर हो पाएगा। मैडम आपके जी हमारे हमारे ब्लॉक लेवल पर वेटनरी एक्सटेंशन ऑफिसर होता है जो सब किसान भाइयों को अपनी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। और दूसरा हॉस्पिटल होते हैं, कुछ पैरामीटर्स फिक्स हैं, उस पैरामीटर्स में एक हॉस्पिटल होता है जो कि डॉक्टर इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करता है, आवेदन लेता है, भरता है, किसान भाइयों को जागरूकता फैलाता है इन बिजनेस के प्रति कि आप ये छोटे छोटे व्यवसाय करें, अपने गांव में ही रहें और आपको अपने गांव छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। जी। फाइनल एक प्रश्न और मुझे जवाब दें कि इस खास तौर पर कोविड-19 के दौर में अब जब इन दोनों ही क्षेत्रों में बहुत सारी संभावनाएं, तो आपकी बात सुन के मुझे भी समझ में आई, एक मैसेज के रूप में अगर आप आम जनता को, खास तौर से युवाओं को बता सकें कि वो कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे वो बेहतर भविष्य बना सकते हैं, वो मुझे बताएं। पहले हॉर्टिकल्चर की बात पहले सबके आप अपने जाइए, उसके जो योजनाएं हॉर्टिकल्चर की चल रही है जी, उनके एक आप अध्ययन करें या पूछें जी। फिर आपका खुद का आपका एनालिसिस करना है, खुद आपको अपना परीक्षण करना है कि हम किस फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं जी। जैसे अभी आपका ना सब्जियों का उत्पादन, उसका आप ले सकते हैं, पॉली हाउस का निर्माण, उसमें आपका लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ भी पौध उत्पादन या पौध का प्लांटेशन का पीरियड आ रहा है, इसके अंदर हम कौन सा योजना ले सकते हैं, खेतों में पौधों का रोपण कर सकते हैं, अच्छी उन्नत किस्म के हाइब्रिड वाले, जिसम के संकर किस्मों के, आम के, नींबू के, और तो आम आदमी भी किचन गार्डन उसका आप पौधारोपण कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी योजना है, अभी आप उसमें संपर्क करके फायदा ले सकते हैं, उसको निश्चित रूप से कर सकते हैं। और आपको ये हॉर्टिकल्चर एक ही फील्ड है, ये एग्रीकल्चर की कई भाग है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका फायदा आपको इमीडिएट मिले या इमीडिएट खत्म हो जाए। एक बार अपने हॉर्टिकल्चर की क्रॉप लगा दिए, पौधे अपना प्लांट बगीचा लगा दिया, तो इसका फायदा आपको और आपकी जनरेशन को मिलता है। पॉली हाउस लगाए तो इसका कई साल तक आपको फायदा मिलता है। तो इसकी तरफ हमारे हॉर्टिकल्चर आप जाएं, निश्चित रूप से लागत कमाती है, वो लंबे समय तक आपको उसका फायदा हॉर्टिकल्चर में डेफिनेटली बहुत सारी संभावनाएं हैं लंबे समय के लिए। और लंबे समय जैसे अपने एग्रीकल्चर कंपेयर करें तो हमको हर 3 महीने क्रॉप बदलना पड़ती है, 6 महीने क्रॉप बदलना पड़ती है, उसको बेचना, लाना, लगाना। लेकिन हॉर्टिकल्चर का उल्टा है, अगर आपने एक बार इसका प्लानिंग करके लगा दिया, बगीचा लगा दिया, तो कोई बगीचा 15 से लेकर 20-25 साल तक सर्वाइव करता है। बिल्कुल सही। तो एक लंबे पीरियड के लिए आपको एक शेयर पीरियड आती है, हमारा उत्पादन आना है, हमको इनकम आना है, तो इसकी तरफ जाए तो मैं कहता हूँ ज्यादा बेहतर है। और सुंदर बात यह है कि पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर की तो बात हो ही गई, मैडम से और जान लेते हैं। मैडम कैसे? हमारा मैसेज ये है सर कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यदि कोई व्यवसाय है कि जो अपने घर पर ही कर सकता है, तो ये पशुपालन है। ये हम अपने भाई बहनों को जो बेरोजगार हैं उनके लिए मैसेज दे सकते हैं कि वर्तमान समय में पशुपालन से बेस्ट कोई सा व्यवसाय नहीं है। दूसरा, जगह जगह गवर्नमेंट ने इनके पंपलेट बांटे हुए हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, बीओ हैं, डायरेक्टेड हैं, कहीं पे भी आप संपर्क करके इसका ज्ञान ले सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, परंतु जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे आत्मनिर्भर बनना, जब तक हम खुद से इच्छा नहीं करेंगे कि हमको आगे बढ़ना है, दुनिया की कोई भी सरकार किसी को आगे नहीं बढ़ा सकती, कोई भी व्यवस्था किसी को आगे नहीं बढ़ा सकती। हम अपने भाई बहनों को यही संदेश देना चाहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे आज समझ में आई वो ये है कि हमारा देश सदा से ही प्रकृति के तालमेल के साथ में, चाहे वो पशुपालन हो या हॉर्टिकल्चर की बात कर लें, किसानी की बात कर लें, इसी इकोनॉमी पर हमारे किसान, हमारे लोग बेस्ड रहे हैं, डिपेंडेंट रहे हैं, और वही हमारी पहचान बने, उसी तरीके से आगे बढ़े। मुझे लगता है इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप दोनों ही मेहमान यहाँ आए, हमें इतनी सारी जानकारी दी। मुझे लगता है कि शायद सुनने वालों को एक साथ इतना कुछ जानने को मिला जो आमतौर पर नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए भी धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हमारा पूरा प्रयत्न रहता है खासतौर से इस कोरोना काल में कि हम आप तक सटीक जानकारी बिल्कुल सही तरीके से और सही लोगों के द्वारा आप तक पहुंचा सके। यह प्रयत्न सतत जारी रहेगा। मैं तो बस अंत में इतना कहना चाहूँगा कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो दिन दोबारा लौट कर आएंगे जब हंसते खेलते हम लोग उन्मुक्त होकर बाहर निकलेंगे, मगर तब तक के लिए सावधानियाँ आवश्यक है।
लेकिन निराश होने की आवश्यकता कदापि नहीं है। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए, धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, अतिशीघ्र होगी और जानकारी के साथ अन्य मेहमानों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।